नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं एंजाइम्स की। तो एंजाइम्स बेसिकली के बने होते हैं प्रोटीन्स के। प्रोटीन्स में देखें तो अगर स्पेसिफाई करें तो जो टर्सरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, उससे मिलकर बने होते हैं एंजाइम्स। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स होती है वो 3D में फैली हुई होती है और एंजाइम्स भी 3D में ही होते हैं। जो टर्सरी स्ट्रक्चर होती है ना, उसमें जो प्रोटीन की चैन होती है वो अपने आप पर ही फोल्ड होकर कई सारी पॉकेट्स का फॉर्मेशन कर लेती है। उनमें से ही एक पॉकेट को हम एक्टिव साइट बोलते हैं। उस एक्टिव साइट के ऊपर ही हमारा सबस्ट्रेट है वो बाइंड अप होता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सभी एंजाइम्स प्रोटीन नहीं होते, एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे कि राइबोजाइम्स हो गया। जो राइबोजाइम होता है वो न्यूक्लिक एसिड का मिलकर बना होता है, और सिर्फ स्पेसिफाई करें तो कौन सा न्यूक्लिक एसिड, RNA। ठीक है, तो हम पहले मेंशन कर लेते हैं कि एंजाइम्स मिल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, और प्रोटीन में भी स्पेसिफाई करें तो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्योंकि जो टर्सरी स्ट्रक्चर होती है ना वही फंक्शनल होती है। बाकी प्राइमरी और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती हैं वे तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं। और स्ट्रक्चरल प्रोटीन से हमारा जो ढांचा होता है स्ट्रक्चरल बॉडी के अंदर वो तैयार होता है। जैसे हमारे एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन हो गए, वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं। जबकि जो टर्सरी जो हमारा प्रोटीन होता है वो बायोलॉजिकल फंक्शनल प्रोटीन होता है, और जो हमारा एंजाइम होता है वो टर्सरी स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। तो ये स्पेसिफाई कर दिया हमने टर्सरी स्ट्रक्चर। और इसमें एक्सेप्शन भी आ जाता है हमारा राइबोजाइम, जो कि RNA का मिलकर बना होता है। ठीक है, अब ये जो हमारे एंजाइम्स हैं ये इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कैसे डिफरेंट हैं ये और बात कर लेते हैं। जो हमारे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं वे हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर जाते हैं, और हाई टेम्परेचर पर इनकी एक्टिविटी पीक पर होती है। जबकि हमारे जो एंजाइम्स होते हैं इनमें जो टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी एक्टिविटी कम हो जाती है और इनकी जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाती है। 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर एंजाइम्स की एक्टिविटी लो हो जाएगी। इसलिए हम मेंशन कर लेते हैं कि जो हमारे एंजाइम्स होते हैं और हमारे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं इनमें डिफरेंस होता है टेम्परेचर के बिहाव पर। ये जो होते हैं ये हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर जाते हैं, जबकि जो हमारे एंजाइम होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर लगभग अबाव जो 40 टेम्परेचर होता है इस पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। जब हमें बुखार आता है तो जो हमारी भूख है वो कम इसी कारण हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है बुखार के अंदर। तो हमारे जो पेट के अंदर जो हमारे एंजाइम होते हैं पेप्सिन वगैरह जो प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, जिनकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है, इस वजह से हमें भूख कम हो जाती है। इससे भी हम इसको थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम और इस पर डिफरेंस की बात कर लें तो हमने बात कर ली एंजाइम प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं। एक्सेप्शन देख लिया राइबोजाइम। इस राइबोजाइम के अंदर भी हम स्पेसिफाई करें तो RNA से मिलकर बने होते हैं राइबोजाइम। और एंजाइम और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के अंदर डिफरेंस देख लिया हमने। अब हम बात करते हैं कि एंजाइम्स के अंदर जो पॉकेट्स होती हैं जो कि एक्टिव साइट का काम करती हैं, उनमें सबस्ट्रेट बाइंड अप होते हैं, उसको भी मेंशन कर लेते हैं। जो पॉकेट्स होती हैं वो एक्टिव साइट का काम करती हैं, जिसके ऊपर जो सबस्ट्रेट है वो हमारा बाइंड अप होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई एंजाइम्स की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन जो कि हमारा एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, उनके टाइप्स वगैरह के देख लेते हैं। तो केमिकल रिएक्शन हमारी दो टाइप्स की होती हैं, एक तो होती है फिजिकल रिएक्शन, दूसरी होती है हमारी केमिकल रिएक्शन। तो फिजिकल रिएक्शन होती हैं इनमें हम देखें तो शेप और स्टेट चेंज होती हैं। जो शेप और स्टेट होती है वो चेंज होती है, जैसे कि पानी से बर्फ़ बन गई, बर्फ़ से पानी बन गया, या फिर पानी से भाप बन गई, ये होती है स्टेट का चेंज होना।
और दूसरी तरफ आते हैं केमिकल रिएक्शन, जिसमें कि ये बेसिकली बॉन्ड का ब्रेकिंग और मेकिंग होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग। ठीक है। और केमिकल रिएक्शन में भी हम दो तरह की रिएक्शन देखते हैं, एक तो होती है इनऑर्गेनिक रिएक्शन, दूसरी होती है हमारी इनऑर्गेनिक रिएक्शन, दूसरी होती है हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन। जो इनऑर्गेनिक रिएक्शन होती है इसमें कोई भी बेसिक रिएक्शन ले लो, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराई हमने H2SO4 से, तो ये कोई भी एक बेसिक रिएक्शन है। और जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होती हैं, जो कि उसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे स्टार्च का हाइड्रोलाइज होना और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाना, तो ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है। ठीक है। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइंड होता है कि यूनिट टाइम के अंदर कितना प्रोडक्ट बना, तो उससे हम रेट को डिफाइन करते हैं। ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल पी अपॉन डेल टी से। ठीक है। अब हम इसमें आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं कि रेट को हम टेम्परेचर से कैसे रिलेट कर पाते हैं। तो हर 10 डिग्री सेल्सियस के इंक्रीज होने से रिएक्शन दुगनी हो जाती है, और हर 10 डिग्री सेल्सियस के डिक्रीज होने से जो हमारी रेट है वो हाफ हो जाती है। ये एक बेसिक थंब रूल है जिसे हमें याद रखना है। ठीक है। दूसरी तरफ आती हैं कैटालाइज रिएक्शन और अनकैटालाइज रिएक्शन। जो कैटालाइज रिएक्शन होती हैं उनमें एंजाइम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ये जो कैटालाइज रिएक्शन होती हैं ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती हैं, अनकैटालाइज रिएक्शन की तुलना में बहुत ही फास्टली ये प्रोडक्ट बनाती हैं। ठीक है। इसमें एक हमारा एग्जाम्पल आता है हमारी बॉडी के अंदर ही, कि हमारी जो CO2 होती है वो कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में ट्रैवल करती है, तो उस कार्बोनिक एसिड को बनाने वाला जो एंजाइम है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। तो अगर ये एंजाइम्स को हम यूज में ना लें तो कार्बोनिक एसिड की रेट होगी वो 1 घंटे के अंदर 200 मॉलिक्यूल बनेंगे कार्बोनिक एसिड के। वही अगर हम इसका यूज लें एंजाइम का तो 1 सेकंड के अंदर 6 लाख मॉलिक्यूल बन जाते हैं कार्बोनिक एसिड के। तो इतना ज़्यादा अंतर डाल देता है एक एंजाइम का होना और ना होने से, इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमको कि, और ये हमारी काफ़ी एनर्जी बचाता भी है। दूसरा तरफ आती हैं मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शंस, जो कि एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस होती हैं जिसमें कई सारी रिएक्शंस स्टेप वाइज परफॉर्म होती हैं और फाइनली प्रोडक्ट बनाती हैं। जैसे हमारे ग्लाइकोलाइसिस एग्जांपल हो गया इसका, जो कि एक 10 रिएक्शन से मिलकर बनी होती हैं, जिसमें हर एक स्टेप जो होता है वो एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है हर स्टेप के अंदर, और वो एंजाइम सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ आते हैं कि हम सेम एक सबस्ट्रेट लें उससे अलग अलग प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। जैसे ग्लूकोज लें तो ग्लूकोज हम अगर एरोबिक कंडीशन के अंदर हम ग्लूकोज को अगर हम ऑक्सीडाइज कराएं तो उससे लास्ट में बनता है पायरुविक एसिड। ठीक है। अगर वही दूसरी तरफ अगर हम एनारोबिक कंडीशन के अंदर हम अगर एरोबिक कंडीशन के अंदर हम ग्लूकोज का वो कराते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है, एरोबिक कंडीशन के अंदर हमें पायरुविक एसिड मिलेगा, और पायरुविक एसिड से फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, NADP वगैरह ये बन जाते हैं और ATP मिल जाता है। दूसरी तरफ हमारा हम बात करें तो एनारोबिक कंडीशन के अंदर यही ग्लूकोज हमारा लैक्टिक एसिड बनाता है हमारी सेल के अंदर। ठीक है, लैक्टिक एसिड। और हम बात करें यीस्ट के अंदर, तो यीस्ट के अंदर हम फर्मेंटेशन के थ्रू ग्लूकोज से बनाते हैं अल्कोहल। तो यहाँ पर हम देखें तो रिएक्टेंट सेम था लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग हैं डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस। और तो अलग अलग कंडीशंस से अलग अलग प्रोडक्ट हमारे क्या कर रहे हैं, बन रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं, अब इसमें बचता है कि जो हमारा एंजाइम है वो कैसे रिएक्शंस की रेट को हाई करता है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो
हाउ एंजाइम्स इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शंस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक रिएक्शंस होती कैसे हैं। तो हम मान लो हमें ए से बी बनाना है, तो ए एक सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट के पास खुद की एनर्जी होती है जिसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं, जो कि कोलिजन की वजह से होती है, इंटरनल एनर्जी ड्यू टू कोलिजन। दूसरी तरफ हम भी एनर्जी कुछ देते हैं रिएक्टेंट को, जिससे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो एंजाइम बेसिकली इस एक्टिवेशन एनर्जी जो है इसको कम कर देता है, यानी हम जो बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं इसकी नीड को कम कर देता है, तो वो रिएक्शन ईजिली परफॉर्म हो जाती है, लेस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है एंजाइम होने से हमें कोई भी रिएक्शन कराने में। तो एंजाइम बेसिकली हमारी एनर्जी की नीड को कम कर देता है और वो रिएक्शन कम एनर्जी के अंदर ही हमारी हो जाती है। ठीक है, तो हम इसको एक्टिवेशन एनर्जी और इंटरनल एनर्जी जो है इन दोनों को हम ग्राफ के अंदर एक रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा और आसानी से समझ में आ जाए, और एनसीईआरटी में भी इसको मेंशन कर रखा है। तो ये हमारा रिएक्टेंट है, इसको हम एनर्जी देते हैं तो ये ग्राफ ऊपर जाता है एनर्जी देने से, और फिर ये नीचे आता है। इसके वाई एक्सिस पर हम मेंशन कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और इसके जो एक्स एक्सिस है ये प्रोग्रेस है एनर्जी की, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस। जैसे जैसे हम एनर्जी को बढ़ाते या घटाते हैं उससे जो प्रोग्रेस आती है। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट था और ये बन जाता है प्रोडक्ट हमारा। ठीक है, तो ये जो एनर्जी का जो गैप है ये किस वजह से है, ये इंटरनल एनर्जी है, ये कोलिजन की वजह से है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन हो रहा है उस वजह से ये गैप है। और ये जो रिएक्टेंट से ऊपर ग्राफ गया है, एनर्जी इंक्रीज हुई है, ये हमने बाहर से दी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। और ग्राफ जब ऊपर जाते जाते सबसे पीक पर पहुंच जाता है तो ये मैक्सिमम एनर्जी जो है, ये ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसको हम। और ये ट्रांजिशन स्टेट जो होती है ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है, क्योंकि हम जानते हैं जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा अनस्टेबिलिटी। तो ट्रांजिशन स्टेट सबसे कम स्टेबल होती है, इस वजह से ये तुरंत नीचे आता है ग्राफ और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और प्रोडक्ट की एनर्जी जो है ये हम देखते हैं इस ग्राफ के अंदर सबसे कम है। हालांकि जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो रिएक्टेंट से ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ रिएक्शन विच आर वी आर स्टडिंग। तो बेसिकली ये जो ग्राफ हम देख रहे हैं ये इसमें जो प्रोडक्ट की एनर्जी है ये कम है रिएक्टेंट की एनर्जी से। तो चेंज इन हम एनर्जी देखें तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। हम देखें ग्राफ के अंदर तो रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज़्यादा है, तो ये एक डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वहीं दूसरी तरफ देखें दूसरे ग्राफ के अंदर अगर हम ये रिएक्टेंट की एनर्जी कम ले लें प्रोडक्ट से, तो क्या हमें देखने को मिलेगा, तो हमें देखने को मिलेगा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। हमें ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो HP है वो HR से ज़्यादा है, तो HP माइनस HR जो डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, यानी कि वो लेस एफर्ट से अपने आप हो जाती है, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट है उसको एनर्जी हमें अब्जॉर्ब करवानी पड़ती है, जब जाके एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होकर हमें प्रोडक्ट देती है। ठीक है, तो इसकी भी हमने बात कर ली। अब इसमें हम देख लेते हैं कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया। ट्रांजिशन स्टेट की बात कर ली हमने, और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक स्टेप की बात कर ली हमने। हाँ, इसके अंदर एक पॉइंट और आता है कि जो ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है और जो इंटरनल एनर्जी है, ये पूरे दोनों को मिलाकर हम बोल देते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी से ही वर्ड आता है थ्रेशोल्ड बैरियर, यानी कि हमें कोई भी रिएक्शन कराने के लिए थ्रेशोल्ड बैरियर को पार कराना पड़ता है, तभी वो रिएक्शन परफॉर्म हो पाती है। जैसे जैसे हम एनर्जी इसको देते जाते हैं ये ग्राफ ऊपर जाता जाएगा, और
हमें इसको बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाना पड़ता है ग्राफ को, और ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाने से के बाद ही फर्दर आगे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाता है। एंजाइम बेसिकली क्या करता है, एंजाइम बेसिकली इस जो ग्राफ है इसको नीचे ले आता है, और नीचे ले आने से क्या हमें फ़ायदा मिला, नीचे लाने से हमें फ़ायदा ये मिला कि जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी की जो नीड थी वो अब देखो पहले से कम हो गई है। पहले वो नीड इतनी थी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हमें विदाउट एंजाइम यहाँ से लेके यहाँ तक हमें ले जाना पड़ा था। अब एंजाइम होने से हमें सिर्फ इतना ही इसको एनर्जी देना पड़ेगा, जिससे कि हमारी जो नीड है एनर्जी की वो कम हो गई, और थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी देने से ही हमारा जो रिएक्शन है वो परफॉर्म या कंप्लीट हो गई। तो बेसिकली एंजाइम ने हमारा एनर्जी कंजर्वेशन का काम किया है। ठीक है, एनसीईआरटी में भी इसका डायग्राम जो है दिखा देता हूँ मैं आपको। यही है, ये विदाउट एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी है ये ज़्यादा वाली, और ये थोड़ी जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम है, ये कम है विदाउट एंजाइम से, तो इससे हमें एनर्जी का खर्चा कम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हमने बात कर ली है इस कम एंजाइम्स की। अब बात आती है नेक्स्ट, बचता है इसमें एंजाइम कैसे एक्शन परफॉर्म करता है, उसकी भी हम बात कर लेंगे, और इसमें फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी और क्लासिफिकेशन, और ये भी हम अगली वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है।